नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण। दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है, प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रखे हैं, कहीं मिसाइलों की बरसात ने आसमान काला कर रखा है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 3 ऐसी तस्वीरें जो इस जंग और टकराव की दिशा तय करेंगी। पहली तस्वीर, यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन की बारिश कर पुतिन को सोचने पर मजबूर कर दिया। 125 ड्रोन रात के अंधेरे में मॉस्को और कई रूसी शहरों पर टूट पड़े। रूस के लिए ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि ये एक सीधी चेतावनी है। यूक्रेन अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ड्रोन, मिसाइलें, विशेष ऑपरेशन, यूक्रेन की जंग अब रूस की धरती तक पहुंच चुकी है। जो दूसरी तस्वीर आई वो नाटो और अमेरिका की, जो तल्खी और बढ़ाती है, दर्शाती है। अमेरिका के पीछे हटने की खबरों ने यूरोप में डर और असुरक्षा की लहर दौड़ा दी। दावा है कि अगर अमेरिका नाटो से अलग हुआ तो रूस के खिलाफ यूरोप अकेला पड़ सकता है। यानी नाटो का टूटना पूरे पश्चिमी सुरक्षा ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप के शहर और सड़कों पर तनाव बढ़ रहा है। रूस अपनी चाल से और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो रहा है। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई वो पुतिन, शी जिनपिंग और खामनेई की चाल की है। ईरान पर प्रतिबंध खत्म, परमाणु कार्यक्रम को आजादी और अमेरिका को 3 मोर्चों पर फंसा देने की योजना। मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया प्रांत, ये तीनों जगहों पर अमेरिका दबाव में है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सिर्फ ईरान की आजादी नहीं, बल्कि अमेरिका को उलझाने, पश्चिमी संस्थाओं को कमजोर करने की बड़ी रणनीति है। रूस, चीन और ईरान का गठजोड़ अमेरिका की हर चाल पर नजर रख रहा है और अमेरिका अब नई चुनौती के सामने खड़ा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें, 3 संकेत, यूक्रेन की आक्रामकता, नाटो की दरार और रूस, चीन, ईरान का बड़ा गठजोड़, ये सभी मिलकर भविष्य की जंग और वैश्विक संतुलन की दिशा तय कर रही है। दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर टिकी हैं और सवाल यही, क्या अमेरिका इन 3 मोर्चों पर टिक पाएगा या पश्चिमी दुनिया नए भूचाल का सामना करेगी। एक वक्त था जब दुनिया में नाटो की तूती बोलती थी। अमेरिका नाटो की ढाल, नाटो की ताकत और नाटो की रीढ़ माना जाता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी और उसके पीछे हटने के संकेतों ने नाटो को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा किया है। यूरोप की राजधानी में डर साफ दिखता है, क्योंकि अगर नाटो कमजोर पड़ा, अगर अमेरिका साथ से हट गया तो उससे बड़ा भूचाल कोई नहीं होगा। नाटो के टूटते ही सबसे पहले खतरे में होगा यूरोप, और पुतिन की एक भी मौका चुके बिना आगे बढ़ सकते हैं। यूरोप को डर है उस दिन अगर आया तो रूस कभी भी हमला कर सकता है। ऐसी अगर स्थिति कभी बनती है, वही पल दुनिया को एक नई विनाशकारी जंग की ओर धकेल सकता है। सवाल सिर्फ इतना, नाटो बचेगा या टूटेगा? अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हथियार, नेटो की ढाल, नेटो की रीढ़ और नेटो की वो सैन्य ताकत जिसके भरोसे यूरोप दशकों से चैन की सांस लेता आया है। लेकिन अब हवाएं बदल रही है। अमेरिका के नेटो से दूर होने की अटकलों ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका पीछे हटता दिख रहा है, वैसे वैसे रूस आगे बढ़ता दिख रहा है। और इस बीच पुतिन ने यूरोप की घेराबंदी तेज कर दी है। एक ऐसी चाल जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया में सायरन बजा दिया है। डर यह है कि अगर अमेरिका कदम पीछे खींचता है, अगर नेटो कमजोर होता है, तो रूस यूरोप को निगल जाएगा।
ये सिर्फ आशंका नहीं, यूरोप की कई राजधानियों में खुलकर चर्चा हो रही है कि आने वाले वर्षों में रूस यूरोप युद्ध होकर ही रहेगा। इसी तनाव, इसी डर और इन्हीं संभावनाओं के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट का नाम चाहे जो हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे नेटो ढांचे को हिलाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि यूरोप में रूस की आक्रामक योजना और अमेरिका की कम होती भूमिका महाद्वीप को ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां किसी भी समय आपातकालीन हालात पैदा हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। एक यूरोपीय देश ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया। नेशनल इमरजेंसी का मतलब सेना अब सिर्फ ऑर्डर पर नहीं, घरों के बाहर, गलियों में, मुख्य सड़कों पर और संदेहास्पद इलाकों में गश्त करेगी। किसी भी संदिग्ध की तलाशी, किसी भी संदिग्ध को हिरासत में लेने का अधिकार सीधे सेना के पास होगा। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि यूरोप अपनी जमीनी सुरक्षा अब विशेष बलों के हवाले कर रहा है। ये कदम एक असामान्य सुरक्षा का तरीका नहीं, बल्कि ये बताता है कि यूरोप को पूर्व से आने वाले खतरों को लेकर कितना गहरा डर है, और उस खतरे का नाम है रूस। पुतिन, जो पहले सिर्फ यूक्रेन तक सीमित माने जाते थे, अब यूरोप की तरफ सैन्य कूटनीतिक घेरेबंदी तेज कर चुके हैं। ऊर्जा नीति से लेकर सैन्य तैनाती तक, ड्रोन युद्ध से लेकर प्रोपेगेंडा ऑपरेशन तक, रूस का दायरा बढ़ता जा रहा है और यूरोप का धैर्य टूटता जा रहा है। शंका यह भी है कि अगर अमेरिका नेटो से दूर हुआ या नेटो की मदद कम हुई तो रूस को खुली राह मिल जाएगी। यूरोप में भी इस बात को खुले मंचों पर कहा जा रहा है। अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो पुतिन की अगली नजर सीधे यूरोप पर होगी। और यहीं आता है वो बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति का असर दिख रहा है? क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि नेटो का बोझ सिर्फ अमेरिका क्यों उठाए, जो देश खुद को नहीं बचा सकते उन्हें अमेरिका क्यों बचाए। और ट्रंप की यही सख्त लाइन आज यूरोप की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। यूरोप की मंशा, यूरोप की एकता, यूरोप की योजना, सब पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मदद के बिल बढ़ रहे हैं, आर्थिक दिक्कतें गहरा रही हैं और जनता सड़क पर उतरकर पूछ रही है कब तक हम रूस के खिलाफ ये बोझ उठाएं।
इधर रूस लगातार ताकत दिखा रहा है, कभी आर्कटिक में तैनाती बढ़ाता है, कभी यूरोप के दरवाजे पर फाइटर जेट की उड़ान तेज करता है, कभी ऊर्जा आपूर्ति रोक देता है, कभी साइबर हमलों से पूरी सरकारें हिला देता है। यानी पुतिन सिर्फ लड़ नहीं रहे, वो यूरोप को मानसिक युद्ध में ऑलरेडी घसीट चुके हैं। अब यूरोप में कई जगह इमरजेंसी प्लान एक्टिव किए जा रहे हैं, सेना की तैनाती की जा रही है, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि संदेश साफ है, अगर रूस यूरोप पर नजरें गड़ाए बैठा है तो यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे डरावनी संभावना ये, अगर रूस और यूरोप भिड़े तो जंग सिर्फ क्षेत्र युद्ध नहीं होगी। हर विशेषज्ञ की चेतावनी है, अगर यूरोप में व्यापक युद्ध शुरू हुआ तो उसका अंत यूरोप की तबाही के बाद ही होगा। अमेरिका अपनी राजनीति में उलझा है, ट्रंप की लाइन कड़ी है। ट्रंप की खड़ी लाइन, बाइडेन की डिप्लोमेसी और पेंटागन की सुरक्षा रिपोर्ट, तीनों में तालमेल नहीं दिखता। यही वजह है कि यूरोप असमंजस में है। क्या अमेरिका हमारा साथ देगा? क्या ट्रंप नेटो को कमजोर करेंगे? क्या हम रूस का अकेले मुकाबला कर पाएंगे? अंदर ही अंदर यूरोप में भी मतभेद बढ़ रहे हैं। कुछ देश कहते हैं कि हम रूस से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ देश कहते हैं कि रूस से बातचीत का मतलब हार है, तीसरा धड़ा कहता है कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी दुश्मन सीमा पर नहीं, यूरोप की मेज पर बैठा हुआ है। इन्हीं कमजोरियों के बीच रूस अपनी ताकत जोड़ रहा है। नई मिसाइलें, नए ड्रोन, नए गठबंधन और नई रणनीतियां। पुतिन का रुख साफ है, अगर पश्चिम दबाव बनाएगा तो रूस जवाब देगा, और जवाब ऐसा देगा कि जिसे पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या यूरोप इस स्थिति के लिए तैयार है? विशेषज्ञ कहते हैं कि यूरोप की सैन्य तैयारी कम है, हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा है, टैंक, मिसाइल, रक्षा व्यवस्था, कई देश आधी तैयारी पर चल रहे हैं, जबकि रूस की तैयारी चरम पर है। यही वजह है कि आज यूरोप का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि रूस हमला करेगा या नहीं करेगा, बल्कि ये कि अगर रूस हमला करे तो यूरोप उसे रोक भी पाएगा या नहीं। तो क्या ट्रंप की नीति काम कर गई है? क्या अमेरिका की बदलती स्थिति ने यूरोप की नींव हिला दी है? क्या यूरोप की मंशा रूस को रोकने की इच्छा है, जो अब नाकाम होती दिख रही है? या फिर यह सब सिर्फ दबाव की राजनीति के लिए हो रहा है, जिसका इस्तेमाल पुतिन यूरोप को डराने और शांत करने के लिए कर रहे हैं?
फिलहाल तस्वीर सिर्फ एक है। दुनिया एक नए खतरे के मुहाने पर खड़ी है। रूस की घेराबंदी, अमेरिका की दूरी, यूरोप की बेचैनी और नेटो की कमजोरी। ये चार दबाव यूरोप को एक ऐसे मोड़ पर ला चुके हैं जहां जंग कभी भी भड़क सकती है। और अगर जंग भड़की तो पुतिन के शब्द नहीं, विश्लेषकों की चेतावनी सच होगी। यूरोप का भविष्य बारूद पर टिका है। जब तक कूटनीति मजबूत नहीं होगी, दुनिया सिर्फ देखती रहेगी। एक ऐसी जंग जिसे रोकने का दावा हर कोई करता है, पर कोई रोक नहीं पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन और रूस की जंग चौथे साल में दाखिल होने वाली है, लेकिन हालात आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। बारूद, मिसाइलें, ड्रोन और लगातार बढ़ती तबाही। दोनों तरफ हजारों जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों शहर उजड़ चुके हैं, लेकिन ना रूस रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूस अपनी आक्रामक रणनीति और गहरे हमलों से दबाव बढ़ा रहा है, तो यूक्रेन पश्चिमी मदद के सहारे लगातार जवाबी वार कर रहा है। अब सर्दी, ऊर्जा संकट, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार बमबारी यूक्रेन को अंदर तक झकझोर रही है। 4 साल बाद भी ये जंग किसी नतीजे की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि और खतरनाक होती जा रही है। सवाल वही कि इस युद्ध का अंत आखिर कौन करेगा और कब करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस, 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें और अनगिनत रातों जो दिन से ज्यादा आग उगल चुकी हैं। लेकिन जंग अभी भी जारी है, आज भी वहीं खड़ी है। ना गोलों का शोर रुका, ना मशीन गनों का कहर थमा और ना ही ड्रोन का आसमान चीरता आतंक थमा है। क्योंकि एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ है ज़ेलेंस्की, जो घुटने टेकने से इनकार कर चुके हैं। युद्ध अब महज सीमा की लड़ाई नहीं, ये 2 इच्छा शक्ति, 2 रणनीतियों और 2 जिदों का टकराव बन चुका है। और इसी टकराव के बीच एक बार फिर दुनिया ने देखा ड्रोन का वो तांडव जिसने रूस के कई शहरों को दहला दिया। यूक्रेन ने एक बार की हमला किया वोरोनिश पर,
स्मोलेनेस्क पर और यहां तक कि मॉस्को के ऊपरी भी 125 ड्रोन बरसाए जाने की खबरें सामने आई। पूरे रूस में रात भर अलर्ट, आसमान में आग के गोलों का नाच और जमीन पर धमाकों की गूंज। इधर पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन ने फिर मोर्चा खोल दिया। प्रोकोवोस्क, जिसे रूस महीनों की जद्दोजहद के बाद काबू में लाया था, वहीं पर यूक्रेनी फोर्सों ने कुछ इलाके को वापस खींच लिया। यानी एक तरह से रूस के लिए ये एक रणनीतिक झटका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी ऐसा पलटवार किया जो यूक्रेन की नसों में सिरन भर दे। ओडेसा, कीव, खार्किव, लुहांसक, चारों ओर आग, बारूद और ढहती इमारतों की गूंज। रूस का दावा सिर्फ सैनिक ठिकाने नहीं बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं, तो यूक्रेन की रीढ़ समझा जाता है। यूक्रेन में बिजली सप्लाई तबाह, गैस लाइनें सन्नाटे में और कड़कड़ाती ठंड में हजारों परिवार अंधेरे में। युद्ध का सबसे बड़ा हथियार कभी कभी बंदूक नहीं, ठंड होती है। और इस बार वही हथियार रूस ने चला दिया है। ज़ेलेंस्की पर दबाव पहले कभी इतना नहीं था। फ्रंट लाइन पिघल रही है, आर्थिक मोर्चों चरमराया पड़ा है। पश्चिमी मदद की रफ्तार भी अब पहले जैसी तेज नहीं, और इसी दबाव में अब ज़ेलेंस्की उन चुनावों के लिए तैयार बताए जा रहे हैं जिन्हें वो महीने तक टालते रहे। क्या चुनाव ही अब जंग रोकने का आखिरी रास्ता है, या ये सिर्फ एक रणनीतिक दांव? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की शांति नीति काम कर गई या फिर यूरोप की रणनीति नाकाम हो गई? ट्रंप, जो व्हाइट हाउस में कदम रखते ही दावा कर चुके थे, मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा दूंगा। अमेरिका की राजनीति में यह सिर्फ बयान नहीं, एक पावर मूव था, और यही ट्रंप शांति फॉर्मूला हाल के हफ्तों में फिर सुर्खियों में आया। ज़ेलेंस्की ने इसे फिर खारिज कर दिया, लेकिन क्या उसका असर मैदाने जंग में दिख रहा है? यूक्रेन को अनंता मदद नहीं, बल्कि बातचीत जरूरी है। यूरोप कहता रहा,
रूस को रोकना ही दुनिया की सुरक्षा है। लेकिन 4 साल बाद जब दोनों तरफ तबाही ही तबाही है, दुनिया पूछ रही है, क्या यूरोप की रणनीति अब ढह रही है? क्योंकि यूरोप के कई देशों में यूक्रेन के लिए समर्थन कम हुआ है। दंगे, विरोध और बढ़ते बिलों से परेशान जनता अब सवाल पूछ रही है, आखिर ये युद्ध कब तक? यानी मैदान में लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन आर्थिक मोर्चा यूरोप का चल रहा है। इधर रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, कभी डोनबास में, कभी खार्कीव के बाहर, कभी दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटकर पुतिन की सेना भले भारी कीमत चुका रही हो, लेकिन पीछे हटने का कोई संकेत नहीं देती। यूक्रेन का पलटवार ड्रोन, मिसाइल और स्पेशल ऑपरेशन पर टिक गया है। रूस की जमीन पर हमले युद्ध को एक नए दौर में धकेल रहे हैं, जहां अब कोई लाइन सुरक्षित नहीं, कोई शहर दूर नहीं और कोई रात शांत नहीं। सवाल यह भी है, क्या ये ड्रोन युद्ध भविष्य की जंगों का ट्रेलर है, जहां सैकड़ों मशीनें आकाश से बरसकर एक शहर की नसों को मिनटों में काट सकती है? रूस यूक्रेन युद्ध इस नई तकनीकी दहशत का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा संकट यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली ठप, गैस ठप, सप्लाई चेन तबाह, लाखों लोग ठिठुरती सर्दी में सिर्फ मौन में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये युद्ध कभी रुकेगा? और इस सवाल का जवाब शायद अब युद्ध के मैदान में नहीं, चुनाव में छिपा हो सकता है। क्योंकि ज़ेलेंस्की को एहसास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पश्चिमी हथियार और जनता की सहन शक्ति, इन सब की एक सीमा होती है। तो क्या चुनाव यूक्रेन में सत्ता ही नहीं, नीति भी बदल देंगे? क्या नई सरकार बातचीत के लिए ज्यादा लचीली होगी? क्या ट्रंप का दबाव असल में असर दिख रहा है? यही सवाल आज पूरी दुनिया में तैर रहा है। एक तरफ है पुतिन, जो अपनी सुरक्षा बेल्ट बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध बताए जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो यूरोप और अमेरिका के सहारे लड़ाई में टिक रहे हैं। बीच में अमेरिका, जहां इस वक्त शांति प्लान पर जोर है। और आखिर में यूरोप, जो धीरे धीरे थक रहा है। यानी जंग सिर्फ टैंकों और ड्रोन की नहीं, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर प्ले की भी है। तो क्या ट्रंप की नीति वाकई काम करने लगी है, या फिर यह सब महज दबाव की राजनीति है?
क्या यूरोप की मंशा सच में फेल होती दिख रही है या वक्त ने रणनीति को कमजोर कर दिया? फिलहाल एक ही तस्वीर साफ है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से ज्यादा बढ़ने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस और चीन की चाल से अमेरिका परेशान है। ईरान खुश इससे नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा भूचाल आ गया। रूस, चीन और ईरान ने स्थायी राजदूतों ने यूएन महासचिव को संयुक्त चिट्ठी भेजी है। संदेश साफ है कि साल खत्म हो रहा है, ईरान पर लगाए गए हर प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। यानी 2015 की परमाणु डील जिसने ईरान को सीमाओं में बांधा था, 2025 के अंत तक कागज बनकर रहेगी। इस निर्णायक कदम के पीछे खड़े हैं व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और खामनेई। अब दावा यह है कि ये सिर्फ ईरान की आजादी नहीं बल्कि अमेरिका को 3 मोर्चों पर उलझाने की बनी है। दुनिया की राजनीति में भूचाल बढ़ गया और अमेरिका अब नई चुनौतियों का सामना करने को मजबूर है। दुनिया की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूस और चीन ने ईरान को ढाल बनाकर अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने अमेरिका, यूरोप और इजराइल तीनों की टेंशन बढ़ा दी है। रूस, चीन और ईरान के स्थायी राजदूतों ने यूएन महासचिव को संयुक्त चिट्ठी भेजकर दुनिया को साफ संदेश दिया है कि 2231 खत्म, मामला खत्म और ईरान पर लगाए गए हर प्रतिबंध भी खत्म। यानी 2015 की वो परमाणु डील जिसने ईरान को सीमाओं में बांधा था, साल 2025 के आखिर में आते आते कागज का टुकड़ा बनकर गायब हो गई। और इसके पीछे खड़े हैं पुतिन, शी जिनपिंग और खामनेई। साल 2015 का JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अहम दायरा कहा गया था और इसके ऊपर निगरानी रखता था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2231 के तहत ईरान पर हथियारों की खरीद बिक्री पर रोक, मिसाइल प्रोग्राम की सीमाएं, IAEA की रिपोर्टिंग और परमाणु ईंधन पर कड़े नियम सब कुछ अनिवार्य थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को समय सीमा पूरी हुई। इसके साथ ही रूस और चीन ने कहा कि बस खत्म, यानी यूएन महासचिव को लिख कर दे दिया कि अब ईरान पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते और उसके परमाणु मामले पर UNSC की निगरानी भी अब शून्य है। यानी 10 साल पुराना परमाणु अध्याय सीधे बंद।
अब सवाल उठ रहा है कि ये सिर्फ कूटनीति है या फिर अमेरिका के खिलाफ एक नई व्यवस्था की बिसात, क्योंकि तीनों देश रूस, चीन और ईरान ने जिस समन्वय के साथ ये कदम उठाया है वो पहली बार है कि तीनों ने एक सुरक्षित सामरिक ब्लॉक जैसा व्यवहार किया है। अमेरिका को यह सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि ईरान बिना प्रतिबंधों के क्या कर सकता है ये वॉशिंगटन अच्छी तरह जानता है। ईरान पहले भी परमाणु संवर्धन 60% तक ले गया था। IAEA कई बार चेतावनी दे चुका है कि ईरान के पास वॉरहेड बनाने लायक एक क्षमता मौजूद है। ऐसे में रूस और चीन का ईरान के साथ खड़ा होना सीधे अमेरिका को चुनौती है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सिर्फ ईरान की सुरक्षा की बात नहीं, ये अमेरिका को तीनों मोर्चों पर उलझाने का प्लान है। मोर्चा नंबर 1, मध्य पूर्व। ईरान की परमाणु स्वतंत्रता से इजराइल और अमेरिका की नींद उड़नी तय है, यानी बीच में उलझेंगे हिजबुल्लाह, हमास और यमन में मौजूद हूती। मोर्चा नंबर 2, यूरोप। रूस यूक्रेन में पहले से ही युद्ध चल रहा है। नेटो लगातार रूस के नजदीक आता जा रहा है। ईरान का मुद्दा बढ़ेगा तो अमेरिका यूरोप को कम प्राथमिकता देगा। मोर्चा नंबर 3, एशिया प्रशांत। चीन ताइवान पर दबाव बनाए हुए है। अगर अमेरिका की ऊर्जा मध्य पूर्व में फंसी तो ताइवान पर उसकी पकड़ कमजोर होगी। सीधी भाषा में ये ईरान का मामला नहीं, ये अमेरिका को तीन तरफ फंसाने का सामरिक खेल है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग का असली लक्ष्य ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि यूएन और पश्चिमी व्यवस्था को कमजोर करना है। क्योंकि अगर 2231 जैसे समझौते यूं ही खत्म होते रहेंगे तो यूएन का महत्व भी खत्म होने लगेगा और अमेरिका का वैश्विक नेता का दर्जा कमजोर हो जाएगा। इसके उलट रूस और चीन दिखा रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपनी राजनीतिक इच्छाओं के मुताबिक मोड़ सकते हैं। और सबसे खतरनाक, अगर ईरान मुक्त है तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई सभी परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकते हैं, यानी पूरा मध्य पूर्व नए परमाणु युग में फिसल सकता है। इजराइल के लिए यह सीधी चेतावनी है। इजराइल ने पहले ही कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो हम हमला करेंगे, और अगर इजराइल हमला करता है तो युद्ध सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती सभी इसमें कूद सकते हैं, और उस स्थिति में अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा। यानी ईरान का परमाणु अध्याय बंद नहीं हुआ, बल्कि सबसे बड़े युद्ध का पहला पन्ना खुल गया। तेल, गैस, ऊर्जा, इन तीनों चीजों पर विश्व राजनीति टिकी है।
ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन भंडारों में से एक है। अगर प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान को आर्थिक ताकत मिलेगी और रूस और चीन को ऊर्जा पर पश्चिम की निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा। यानी ईरान फील्ड, पुतिन खेल, शी जिनपिंग कुर्सी और अमेरिका फंसा हुआ। तीनों देशों का एक ही एजेंडा, अमेरिका को कमजोर करना, पश्चिमी संस्थाओं को अप्रासंगिक करना और पूरे एशिया, मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना। ये नया गठजोड़ ठीक वैसा ही है जैसे शीत युद्ध में सोवियत ब्लॉक था, लेकिन अब हथियारों से ज्यादा नीतियां, प्रतिबंधों और ऊर्जा रणनीतियों का युद्ध है। अमेरिका इस चिट्ठी के बाद चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका और यूरोपीय देश 2231 खत्म होने के बाद भी नए प्रतिबंध लगाएंगे, सैन्य दबाव बढ़ाएंगे और इजरायल की सुरक्षा में और संसाधन डालेंगे। लेकिन इसके सीधे नतीजे वही होंगे जो पुतिन और शी जिनपिंग चाहते हैं। अमेरिका एक और मोर्चे पर उलझ जाएगा। यानी 2026 मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया तीनों जगह युद्ध और भूचाल का साल हो सकता है। अमेरिका पहली बार महसूस कर रहा है कि उसके दो सबसे बड़े विरोधी रूस और चीन एक तीसरे और भी सख्त खिलाड़ी के साथ मिल चुके हैं। ईरान का परमाणु अध्याय बंद नहीं हुआ। ये तो अब रूस और चीन का अमेरिका विरोधी सामरिक ब्लूप्रिंट खुलकर सामने आया है, जिसमें पन्ना बदलता है लेकिन खेल वही, टकराव, दबदबा और वर्चस्व। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अमेरिका इस जाल को काट पाएगा? क्या रूस, चीन और ईरान का ये मोहरा पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं गाजा की, जहां पर एक बार फिर शांति लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। हमास हथियार रखने को तैयार हो गया है। उधर नेतन्याहू भी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। अब खबर है कि पीस प्लान के अगले चरण पर चर्चा की जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। हमास रख देगा हथियार। गाजा में लौटेगी शांति। खामोश हो जाएंगी तोपें। करीब 2 साल से गाजा की धरती जंग की आग से झुलस रही है। गाजा का जर्रा जर्रा इजरायली सेना और हमास के बीच जारी जंग की गवाही दे रहा है। पहले से ही मुश्किलों में जी रहे गाजा के लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है। हमास और इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ का संघर्ष जारी है। इजरायल जहां हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई की मांग तक जंग जारी रखने पर अड़ा था, तो वहीं हमास भी हथियार डालने को तैयार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बीच हमास से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि हमास हथियार डालने को तैयार है। वो बातचीत की टेबल पर आ सकता है और भविष्य में फिलिस्तीन राज्य की नींव रखने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। यानी जंग अब गाजा के लिए बीते समय की बात
हो सकती है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम का कहना है कि दोनों ही पक्ष समझौते के दूसरे और जटिल चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में हमास भी जंग से बचने के लिए कोशिश कर रहा है और युद्ध विराम के समझौते के तहत हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने को तैयार है। हालांकि वो अपने हथियारों को सुरक्षित जगह पर रखने के प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार है। शांति समझौते का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में अब इजराइल भी अगले चरण की तैयारियों में जुटा है। गाजा के लिए इजराइल का प्लान। खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इसी महीने के अंत में पीएम नेतन्याहू अमेरिका जा सकते हैं, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान गाजा प्लान को लेकर बातचीत हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि गाजा अब तबाही की जगह आबादी की ओर बढ़ सकता है। दरअसल ट्रंप की योजना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है, जिसके तहत इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई होनी थी। इजराइल की ओर से कहा गया है कि बंधकों की रिहाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमास अब तक 20 इजरायली बंधकों को और 27 बंधकों के शव वापस कर चुका है, जबकि एक इजरायली बंधक का शव फिलहाल गाजा में ही है। इसके बदले इजराइल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। हालांकि युद्ध विराम लागू है, लेकिन गाजा में कुछ इलाकों में अभी भी हमास और इजरायली जवानों के बीच फायरिंग जारी है। वेस्ट बैंक में इजराइल के जवानों ने 2 फिलिस्तीनी लोगों को गोली मार दी। इजरायली सैनिकों के मुताबिक हेब्रॉन में एक चेक पॉइंट पर कार काफी तेजी से उनकी ओर आ रही थी, जिसके बाद जवानों ने गोली चला दी। करीब 2 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए कत्लेआम में इजराइल में करीब 1200 लोगों की जान गई, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। इसके बाद इजरायली सेना ने जो अभियान शुरू किया, खबर है कि उसमें अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। साथ ही गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के मुताबिक हमास भी काफी दबाव में है। इजराइल की सेना ने हमास के साथ ही उसके साथ ही हिजबुल्लाह और हूती के कई वरिष्ठ कमांडरों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अब तक इजराइल के जवान हमास के इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के अलावा हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह और तवा तवाई समेत कई कमांडर्स को मौत के घाट उतार चुकी है। इसके अलावा हूती आतंकियों के कब्जे वाले यमन पर भी भारी बमबारी कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। हमास नेताओं में इजरायली सेना का खौफ किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमास के बड़े आतंकी नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए। खबर है कि बैठक में फोन, एसी, टीवी समेत कई उपकरणों पर रोक लगा दी गई है।
हमास के बड़े नेताओं ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक हमास नेताओं को किसी भी बैठक को एक ही जगह नहीं करना है। टाइम और लोकेशन को लगातार बदलना बहुत जरूरी कर दिया गया है। ताकि कोई सूचना लीक भी हो जाए तब भी इजरायली उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। मीटिंग लोकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई राउटर और एसी भी शामिल है। जाहिर है कि अब हमास के रुख के बाद उम्मीद है कि गाजा में शांति लौटेगी, लेकिन उसने हथियार स्टोर में रखने की बात कही है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करने की बात नहीं की है। ऐसे में कभी भी हमास के आतंकी हथियार उठा सकते हैं, लिहाजा इस तरह की शांति को स्थायी तो नहीं माना जा सकता है। हालांकि शांति प्रक्रिया में इस कदम को एक मील का पत्थर माना जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि ये शांति प्रक्रिया अपने मुकाम पर पहुंचेगी और गाजा के लोग भी अमन चैन के साथ जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।